अब हम आपको 2019 चुनाव की सबसे बड़ी खबर दिखाते हैं। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर एक चौंकाने वाला बयान दिया, जो बयान पार्टी में जान फूंकने की बजाय लाखों कांग्रेस प्रेमियों को मायूस करने वाला है। प्रियंका ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो 2019 की नहीं 2022 चुनाव की तैयारी करें। गौर करने वाली बात यह है कि प्रियंका ने ये बयान अमेठी में दिया, जो कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रियंका ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है? पहले हम आपको प्रियंका के बयान पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उनका बयान भी सुनाएंगे और उनके बयान का विश्लेषण भी करेंगे। इस वाली की तैयारी है, तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाली की तैयारी है, ये 22 के लिए, 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ, अगर काम करोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा। सियासत में हर बयान के मायने होते हैं, अगर नहीं भी होते तो तलाशे जाते हैं। प्रियंका का ये बयान तो सीधा और सपाट है। कांग्रेस यूपी में लड़ाई 2019 के लिए नहीं 2022 के लिए लड़ रही है। तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाली की तैयारी है, ये 22 के लिए, 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ, अगर काम करोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा। मतलब प्रियंका जो यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने आई है, वो वाराणसी और अमेठी के दौरे के बाद जनता का मूड भांप चुकी है। शायद इन दौरों से प्रियंका समझ चुकी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बेड़ा पार होना मुश्किल है। इसीलिए बेहतर है कि कांग्रेस 2022 की लड़ाई के लिए अभी से जुट जाए। यूपी में अगर कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने 22 सीटें जीती, वहीं 2014 में कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आईं। इसी तरह 16वीं विधानसभा में यूपी में कांग्रेस के 28 विधायक चुनकर गए थे। वहीं 17वीं विधानसभा में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमटकर रह गई। वैसे लोकसभा चुनाव के लिए यूपी से कांग्रेस के लिए नतीजे जो भी हों, लेकिन प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भरती दिख रही हैं। प्रयागराज से काशी और अयोध्या तक का सफर भी यही बता रहा है कि कांग्रेस का प्लान यूपी में सॉफ्ट हिंदुत्व का है। इसके अलावा राहुल और प्रियंका गांधी 15 साझा रैलियां करेंगे और कांग्रेस के हाथ से निकले जनाधार को समेटने की कोशिश करेंगे। आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं प्रियंका का वो बयान, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से साफ कह रही हैं कि कार्यकर्ता 2022 चुनाव की तैयारी करें। सवाल ये है कि क्या प्रियंका ने 2019 में पहले से ही हार मान ली है? ये बयान प्रियंका ने अमेठी में कल रात में दिया है। तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाली की तैयारी है, ये 22 के लिए, 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ, अगर काम करोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा। तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाली की तैयारी है, ये 22 के लिए, 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ, अगर काम करोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा। तो इस पर अगले 1 घंटे में हम बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं और बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी भी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन हैं, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौरे को कवर कर रहे हैं। इस वक्त वो रायबरेली में है। हमारे साथ हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी हैं और साथ ही साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश पांडे हैं, जो हमें बताएंगे कि प्रियंका के इस बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सबसे पहले रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं, क्योंकि वो लगातार प्रियंका गांधी के इस दौरे को कवर कर रहे हैं। रजत, आपने ही प्रियंका गांधी के इस बयान का जो फुटेज है वो हमको भेजा है, जो एक्सक्लूसिव फुटेज इंडिया न्यूज के साथ है। क्या वो एक्सप्रेस करना चाह रही थी जब कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि इस वाले की नहीं 2022 की तैयारी करें? देखिए, कल दिन भर वो अमेठी में थी। लगातार वो ब्लॉक लेवल के लगभग 2000 वर्कर्स से मिली और काफी लेट हो गया था। लगभग 12:30-1 बजे के बीच जायस के पास वो पहुंची थी। वहां पर लड्डू रखे हुए थे और वो जो कार्यकर्ता था वो लड्डू में तौलना चाहता था, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इस पर बैठिए और उसको बकाया तुलवा दिया। उसके बाद चलते चलते पुराना कार्यकर्ता था
उसने कहा कि आप ध्यान नहीं दे रही, तो फिर वो लौट कर आई। उन्होंने कहा तैयारी करो इस वाले की नहीं अगले वाले की। अब मैं उससे जो मुझे लगा कि उस वाक्य का मतलब या परसेप्शन या राजनीतिक तौर पे क्या हो कि वो एक अच्छा लीडर था अमेठी का, और उससे वो कह रही थी कि 19 वाले भी तो को मत देखो, 22 वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी करो। और उसके बाद उन्होंने ये बात उससे कही भी कि जमीन पर काम करना पड़ेगा, काम करोगे तभी टिकट मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ये चलते चलते लेकिन रजत वो टिकट की बात कहीं नहीं कर रही है। लैंग्वेज थी, जो वर्ड्स थे वो साफ ये थे। नहीं भाई, जब वो वापस लौटकर आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि मेहनत करोगे तभी टिकट मिलेगी, उसके अगर घर में बैठोगे सोचोगे टिकट मिले तो टिकट नहीं मिलेगी। तो उन्होंने उनका साफ कहना था कि ये जो आदमी है वो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। इसलिए उन्होंने ये बात उससे कही कि हाँ तुम मेहनत करो, अच्छा काम करो, तभी तुम्हें टिकट मिलेगी, घर बैठे टिकट नहीं मिल पाएगी। तो वो जो 1922 का था, मुझे जो लगा वहां समझने में कि संदर्भ यही था कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है जायज का, और इसलिए उन्होंने ये बात कही उससे कि हाँ तैयारी करो, 22 में चुनाव लड़वाऊंगी। रजत पोटेंशियल कैंडिडेट है तो आप अमेठी काफी घूमते हैं, आप उसका नाम जानते होंगे। वो पोटेंशियल व्यक्ति कौन था, इसके बारे में हम सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से जानेंगे। ये व्यक्ति कौन था, कहां का था, जिसको प्रियंका गांधी टिकट के लिए कह रही थी? देखिए जायज का था नाम, क्योंकि वो एक बढ़िया वर्कर है। मुझे इस वक्त नाम उसका नहीं आता, लेकिन काफी जब भी प्रियंका गांधी या पहले मैं आ चुका हूं राहुल गांधी रहे हैं तो हमेशा वो यहां पर मौजूद रहता है, और हमेशा मैंने उसको देखा है कि हाँ वो पार्टी के लिए यहां पर सक्रिय रहता है। लेकिन हाँ कल जब उसने अपनी नाराजगी दर्ज करी कि आप ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने पलट के ये बात बोली कि मेहनत करो और तुमको 2022 में टिकट मैं दे सकती हूं चुनाव लड़ने की। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो कैंडिडेट सिलेक्शन का एक काम है, 19 की मीटिंग जरूर ले रही है प्रियंका गांधी, चाहे वो लखनऊ में भी बैठी हो, वहां पर भी उन्होंने बहुत लोगों से कहा कि आप 22 की तैयारी करिए। राहुल गांधी भी जब लखनऊ आए पहली बार प्रियंका को लेकर, तो राहुल ने भी कहा कि ये जो मैंने जिम्मेदारी दी है सिंधिया को और प्रियंका गांधी को, वो 2022 की दी है। ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार मीटिंग्स में ही प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 का जिक्र करती आई हैं, और इसके लिए आलोचना भी हुई है कि आप 22 के चक्कर में जो इस वक्त 19 का चुनाव है वो एक गलत परसेप्शन जा रहा है कि आप इस चुनाव से बाहर मान रहे हैं अपने आप को, और सारी चर्चा 22 की कर रही हैं। नहीं रजत, आज मैंने देखा, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी प्रियंका का ये बयान वायरल है जिसमें वो 2022 की बात करती नजर आ रही हैं। तो प्रियंका को लगा नहीं कि अगर वो 2022 इस तरीके से करती हैं, उनको बोल सकती थी वो कि 2022 में हम आपको टिकट दे देंगे। लेकिन इसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि क्या प्रियंका ने 2019 में ही 2022 की बात करना शुरू कर दी है और 2019 के लिए हार मान ली है। ये एक मतलब सोशल मीडिया पर लगातार इस वीडियो का निकाला जा रहा है, क्योंकि आप मौजूद थे, आपके साथ साथ कई और लोग भी मौजूद थे, और इस वीडियो में वो कहीं कहते नहीं दिख रही है कि मैं आपको टिकट दे दूंगी, या वो शख्स भी टिकट की कोई बात नहीं कर रहा है। उसकी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लेकिन चलते समय दीपक जी जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने ये बात कही कि हाँ हम आगे देखेंगे, घर बैठोगे टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ एक परसेप्शन की बैटल होती है कि अगर आपने ये बात कही है कि 22 पे ध्यान दो, 19 पे ना ध्यान दो, तो लोग आकलन यही निकालेंगे और यही समझेंगे कि हाँ आप 22 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा 17-17, 18-18 घंटे उत्तर प्रदेश में नेहरू भवन में बैठी हैं, तो वहां जब जिलेवार लोगों को बुलाया गया था तो उनसे भी यही कहती थी कि आप तैयारी करिए और 22 की तैयारी करिए आप। लेकिन हाँ उसमें जो लोग लड़ने वाले थे, जो लोग एक्स एमपीज रहे हो, एक्स मिनिस्टर्स रहे हो, जब जिस जिले से वो आते थे उनसे कहती थी कि आप 19 की तैयारी करो। तो मुझे लगता है कि जैसी जगह रहती है, अगर 19 का कोई कैंडिडेट हो सामने, वो मिलने आया था उस वक्त, तो उससे उन्होंने कहा कि 19 की तैयारी करिए, आप जाके अच्छा चुनाव लड़ना है। और अगर लोकसभा का कोई कैंडिडेट वहां से नहीं है, या ऐसा कोई नेता नहीं है, विधानसभा में हारे हुए लोग हैं, या पहले एमएलए रह चुके हैं, अब की चुनाव पिछला वाला हार गए, तो उनसे कहती थी कि हाँ भाई आप तैयारी करिए, 22 की तैयारी करिए। तो मुझे लगता है कि जो टारगेट है वो जनरल सेक्रेटरी है और 22 तक है, राहुल गांधी ने दिया है, तो वो दोनों चीजें एक साथ लेकर चल रही है जहां जरूरत पड़ती है। लेकिन रजत मुझे समझ नहीं पड़ रहा है, प्रियंका इतनी अच्छी कम्युनिकेटर है, प्रियंका इतनी अच्छी कम्युनिकेटर है। आपने कहा कि आपने शायद सुना होगा कि उन्होंने टिकट की बात की, लेकिन मैं यही बात अरविंद से जानना चाहूंगा। अरविंद, ये 2019 और 2022 का क्या चक्कर है? आखिरकार क्या प्रियंका गांधी 2019 के लिए अपने जो शस्त्र है उसको डाउन करना चाहती है और अभी से 2022 की तैयारी करना चाहती है?
देखिए दीपक जी, प्रियंका गांधी जब पहले दिन आई थी उसको हमें कवर करने का मौका मिला। उसके अलावा जब भी प्रियंका गांधी लखनऊ आती हैं तो उसको बहुत नजदीक से एनालिसिस करने का मौका मिला। मैं आपको एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी के आने से एक तो ये बात जरूर हुई है कि कार्यकर्ता सड़कों पे निकला है, लेकिन जनता नदारत है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए और शायद मैं समझता हूँ कि रजत भी इस बात को समझ रहे हैं। कल एयरपोर्ट जब प्रियंका गांधी यहाँ एयरपोर्ट पे आई तो आजमगढ़ से एक कार्यकर्ता उनसे मिलने गया तो प्रियंका गांधी ने उससे कहा कि यहाँ तुम क्यों आ गए हो, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। उससे कहा कि यहाँ तुम क्यों आ गए हो, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो मुझे लगता है दीपक जी कि प्रियंका गांधी को यह लगता है कि अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें वो पूरी तरीके से विजय नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि मैं आपको गिन के सीटों में बता सकता हूं कि कहां पे कांग्रेस की जीतने की उम्मीद है और वो मुश्किल से 7-8 सीटों से ज्यादा नहीं होगी अगर हम लोग गिनना शुरू करें। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी से चुनाव लड़ने को लेकर जब सवाल हो रहा है या चर्चा हो रही है तो उसको लेके भी बहुत स्पष्ट बातचीत नहीं हो रही है, न पार्टी की तरफ से और न ही प्रियंका की तरफ से। ये बात भी हमें समझना चाहिए क्योंकि 2019 है ये और गठबंधन अलग अलग जगहों पे है। ये हो सकता है कि अगर ये चुनाव लड़े तो गठबंधन इनके लिए सीटें छोड़ दे, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। इसके पहले भी प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में परफॉर्म करती रही और आपने देखा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस वहां पे क्या थी। राहुल गांधी कितनी मुश्किल से जीते थे ये राहुल गांधी ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस परिवार में प्रियंका गांधी 15वीं सदस्य हैं जिनको कहीं न कहीं लोकसभा में जाना है। इसके पहले 14 लोग जा चुके हैं इनके परिवार के सदस्य, लेकिन जैसा मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी मुफीद सीट नहीं है जहां से प्रियंका गांधी लड़े और जहां से 2019 के लिए मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की जाए। राकेश, सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है प्रियंका के इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अलग अलग जगह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोड हो रहा है। बिल्कुल दीपक जी, जो सोशल मीडिया पर जो कमेंट आ रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वाकई 2022 में ही प्रियंका गांधी लड़ेंगी, 2022 को ही टारगेट किया गया है। जो बात रजत जिक्र कर रहे थे, जो बात अरविंद जी जिक्र कर रहे थे, उसका भी जिक्र कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था कि लंबी लड़ाई के लिए हमने भेजा है, इसलिए वो 2022 को ध्यान में रखकर चल रही है। और वाकई अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखा जाए दीपक जी, तो कांग्रेस तो हार मान ही चुकी है, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए सपा बसपा ने अपने गठबंधन से बाहर कर दिया, 2 सीटें छोड़ दी, 7 सीटें इन्होंने तोहफे में दी। उन्होंने कहा मत तोहफा दीजिए, अपने पास रखिए, आप तो भ्रम फैला रहे हैं। बिहार में चले जाइए, 11 सीटों पर लड़ने के लिए अड़े हुए थे। तेजस्वी ने आग दिखाई तो कहे कि ठीक है 9 सीटों पर लड़ेंगे। अब स्थिति यह है कि 9 सीटें ये कह रहे हैं कि हमारी चॉइस क्यों होगी। खबर यह भी है कि शायद तेजस्वी आंख न दिखा दे, कहीं वहां से बाहर न हो जाए। बंगाल में चले जाइए, लेफ्ट से गठबंधन इनका हुआ नहीं है। तो देश के करीबन अधिकतर राज्य ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सारे, लेकिन कई सारे जो बड़े राज्य हैं जहां पर ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर स्थिति ऐसी यह है कि ये पहले ही दूसरों के दया के भरोसे कि ठीक है हमें इस गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, कोई ठोस रणनीति नहीं है। और ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा दीपक जी कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसे भी इस बात का एहसास है, इतनी पुरानी पार्टी है देश की, कि आखिरी वक्त में 3 महीने में अगर किसी को हम चुनावी मैदान में उतार दें तो चुनाव नहीं जीत लिए जाते हैं। प्रियंका गांधी को अगर आखिरी के 3 महीने में उतार दिया गया है, प्रयागराज से वाराणसी तक वोट के सहारे वो पहुंची है, लोगों से मिल रही है, जुड़ रही है, तो इसका असर होने में वक्त लगेगा और इसीलिए 2022 टारगेट है। चलिए 2022 टारगेट है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन सीधे हम चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी के इस बयान को आप किस संदर्भ में देखते हैं? अगर प्रियंका बार बार 2022 की बात करती हैं तो आपको नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा था कि उनको लंबी लड़ाई के लिए भेजा गया है, आपको नहीं लगता कि लोगों को ऐसा लगेगा क्या 2019 के लिए किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कि कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, इसीलिए प्रियंका बार बार 2022 पर एम्फेसाइज कर रही है? दीपक भाई, आप तो देश के बड़े ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, आपने तो सारी चीजें देखी हैं और मैं आपको बड़ी एक जिम्मेवारी से कहूं कि जो लोग ग्राउंड पर हैं और जो लोग प्रियंका जी के साथ में हैं, उसमें से आपके एक पत्रकार हैं रजत राकेश पांडे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है मेरे ख्याल से वो काफी कुछ सच के नजदीक है। और बाकी लोग जो न्यूज रूम में बैठे हुए हैं और जिस तरीके से जो भी मीमांसाएं हो रही हैं, उनकी भी निर्मम मीमांसाओं का हम धनात्मक ऊर्जा से स्वागत करते हैं। सच्चाई ये है कि एक पर्टिकुलर प्रश्न के जवाब में, एक हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के प्रश्न के जवाब में उन्होंने बिल्कुल कहा कि 2022 की तुम तैयारी करोगे तो टिकट मिलेगा। नहीं, टिकट मिलेगा का शब्द कहीं नहीं है। ये रजत में अगर हम लोग बात करेंगे, मैं जो वीडियो देख रहा हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपको फिर से वीडियो सुना देता हूं, एक बार सुन लीजिए वीडियो।
अगर काम करोगे ढंग से। मैंने सुना है साहब, एक बार में मैंने 25 बार सुना है और आपका ही नहीं सुना है। मैंने बहुत लोगों का सुना है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपको अपने भले छोटे भाई की लाश को बचाना है। आपने वादा भी किया था कि हम अपने भाई की लाश को बचाएंगे। मरहूम नूर मोहम्मद की जो भी यादें हैं, तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाली की तो तैयारी है ही। ये 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ, अगर काम करोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा। आपकी छोरी में दीदी डाल नहीं दीदी, छोरी में दिखाएगा। हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपको अपने भले छोटे भाई की लाश को बचाना है। आपने वादा भी किया था कि हम अपने भाई की लाश को बचाएंगे। मरहूम नूर मोहम्मद की जो भी यादें हैं, तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाली की तो तैयारी है ही। ये 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ, अगर काम करोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा। आपकी छोरी में दीदी डाल नहीं दीदी, छोरी में दिखाएगा। हाथ जोड़ के कहता हूँ। तो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपने प्रियंका जी के इस वीडियो को सुना। मैं इसमें कोई शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सवाल उठा रहा हूं कि इस कार्यकर्ता ने अगर कहा है तो कम से कम ये कार्यकर्ता इस बार के लिए टिकट तो नहीं मांग रहा होगा, क्योंकि सबको पता है कि अमेठी से राहुल गांधी खड़े हैं और इस बात के लिए वो बात भी नहीं कर रहा होगा। अगर वो टिकट मांग रहा है तो प्रियंका को ये रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं थी कि 2022 के चुनाव की तैयारी करो। भाई इस बार तो राहुल गांधी खड़े ही हैं, इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है और इस बार का टिकट तो मांग नहीं होगा। तो दो बार इसको इम्फेसाइज करना कि क्या 2022 की, इसके मायने मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। क्या ये स्लिप ऑफ टंग है, क्या ये गलत साल का उच्चारण है, या ये एक तरह की स्वीकारोक्ति है? देखिए, मैं फिर से बताऊं कि उस कार्यकर्ता ने जो कहा कि मेरे भाई को पहले ऐसा हुआ है, वो शायद आपने नहीं सुना है। आपने मैंने सुना वो ये कह रहे हैं कि आपके बाद भाई उन्होंने कहा है कि हाँ तुम तैयारी करो, तो तुमको अब सुन लीजिए दीपक भाई, अब दीपक भाई सुन लीजिए। मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपका बड़ा ख्याति लब्ध हैं आप, और मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और उसी सम्मान के मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। मैंने आपकी बात को अगर आप कहेंगे बाकी तो जो खातर में जो दीपक भाई कहे सही, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी मीमांसा में हमें धनात्मक ऊर्जा देंगे। जी, अब मैं अपनी बात कह सकता हूं सर? बिल्कुल कहिए, स्वतंत्र हैं आप जी। तो मैं फिर उसी बात को कह रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता ने श्रीमती प्रियंका गांधी से कुछ बातें कही, कुछ अपनी शिकायतें कही। वो उसका जिला परिषद की कुछ शिकायतें थी उनकी, उसी जिला परिषद की शिकायतों को कंपनसेट करने के कि पहले क्या कि अब तुम 2022 की तैयारी करो, घर बैठे कुछ नहीं होगा। और इस बात को लेकर के आप लोग क्या पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी ग्राउंड पर नहीं है, जो ग्राउंड पर है वो तो असलियत जान रहे हैं, और जो ग्राउंड पर नहीं है, जो मीडिया में है खाली, वो मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के जो, मैं इसमें आरोप पर नहीं लगा रहा हूं, मैं पहले बता दूं, मीडिया में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी छाई हुई है, उनका झूठ, छल और प्रपंच छाया हुआ है, और जनता में मुद्दे छाए हुए हैं। जनता में हमारी बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता में हमारी नौजवानों का मुद्दा है, जनता में हमारे किसानों का मुद्दा है, जनता में हमारे सांडों का मुद्दा है, जो किसानों की फसल चल रहा है। जनता के मुद्दों को उठाने का काम श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी कर रही है, पूरी कांग्रेस कर रही है, और उधर गठबंधन भी कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र क्या कर रहे हैं, वो कहीं किसी जगह पर बैठ करके, सोशल मीडिया पे बैठ करके, तमाम कुछ छदम वेशधारी लोगों के साथ में बैठ करके इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं, ताकि 24 घंटे किसी सूरत में गुजर जाए। हम तो एक ही चीज कहते हैं दीपक भाई, कि तुम आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। हम 2022 की भी तैयारी करेंगे, 2019 की भी तैयारी करेंगे, और 2019 में आपको हम लोग चौंकाने वाले रिजल्ट देंगे। हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं आपसे। चलिए 2019 के रिजल्ट की बात हम 23 मई को करेंगे, हम 23 मई को सुरेंद्र राजपूत जी इसकी बात जरूर करेंगे। दोस्त ठीक कर लीजिए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी, आपको मेरी शुभकामनाएं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं आपके तमाम मुद्दे चलें, लेकिन मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौट रहा हूं। इस बहस पर वापस लौटेंगे। राजीव जेटली जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे कि बीजेपी इस पर क्या सोचती है, ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी के उस बयान की जो कल रात उन्होंने अमेठी में दिया था। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं
कैमरे में एक कार्यकर्ता प्रियंका से बात करता है। प्रियंका उससे चुनाव की तैयारियों के बारे में बात कर रही है। प्रियंका से वो कहता है कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। प्रियंका कहती है कि इस चुनाव की नहीं, 2022 की। तो उन्होंने कहा कि 2022 की तैयारी भी है। अब इसका संदर्भ क्या निकाला जाए? क्या 2019 के लिए प्रियंका नहीं कह रही है, वो 2022 के लिए कह रही है? 2019 का संदर्भ इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से ऑलरेडी सांसद हैं। अगर वो टिकट मांग रहा है तो 2022 के लिए ही मांग रहा है। और प्रियंका गांधी 2022 को एम्फेसाइज क्यों करती है? कई सारे सवाल हैं। और प्रियंका इतनी बड़ी नेता है, इतनी बड़ी अच्छी कम्युनिकेटर है, क्या ये उनकी स्लिप ऑफ टंग था? हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देंगे क्योंकि ये रात का समय है। कार्यकर्ता से क्या बात हो रही थी इसके बारे में हमने आपको संदर्भ बताया है। सीधे चलता हूं राजीव जेटली जी के पास। राजीव जेटली जी, प्रियंका गांधी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। ये व्यक्तिगत मामला है। वो 2022 के लिए लड़े, 2024 के लिए लड़े, 28 के लिए लड़े, वो सब उनको निर्धारित करना है। लेकिन मैं आपका जो ग्राउंड पे जिसकी अभी राजपूत जी ने इतनी तारीफ करी, टंडन जी की, मैं भी बहुत अच्छा उनको सुन रहा था। मैंने एक एक बात उनकी ध्यान से सुनी। अगर ये बात 2022 की ना होती तो अभी आपके टंडन साहब ने ही एक बात रखी कि राहुल गांधी जी ने मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है राजीव जी, आप बिल्कुल टोकता नहीं हूं इसलिए आप बोल सकते हैं। हाँ, तो टंडन साहब ने एक बात रखी कि राहुल जी ने सिंधिया जी को भी यही बोला था। सिंधिया जी ने तो उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ना था विधानसभा का। राहुल जी ने प्रियंका जी को भी यही बोला था। ये मैं नहीं कहता हूं, टंडन साहब ने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि आप 2022 की तैयारी कीजिए। तो एक हकीकत तो 2022 की, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, सभी जानते हैं। वो राजपूत जी अलग बात है, राजपूत जी को डिफेंड करना है, उनकी ड्यूटी है डिफेंड करने की। लेकिन हकीकत क्या है ये सब उनको मालूम है। और ये जो लीडरशिप को स्टैंड करने की जो दौर चल रहा है राहुल गांधी जी को, ये आज से नहीं चल रहा, बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। अभी परिपक्व नहीं हुए इसलिए वो भी इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को खुद को पता है कि मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हूं कि मैं कम से कम लोकसभा चुनावों के अंदर ये दावेदारी कर सकूं कि 2019 में मेरा भी कोई रोल है। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन जी को भी बोला और अपने मित्र जो उनसे सिंधिया साहब है उनको भी बोला। और यही बात टंडन जी ने भी कोट करी। टंडन जी ने भी यही कहा कि 2022 की तैयारी है। हाँ, 2022 की तैयारी है, हर राजनीतिक दल को अधिकार है अपनी तैयारी करने का। और जिसको आप कितना भी घुमा लें, कितना भी वो अलग तरीके से ले लें, जैसा आपने खुद कहा कि अमेठी से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना था। अमेठी से चुनाव तो राहुल गांधी जी को ही लड़ना है। जब राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ना है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो राहुल गांधी जी को चुनौती दे सके। तो अपने आप में खारिज करती है सारी बातें। और बात केवल इतनी है कि कांग्रेस आज कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। कांग्रेस को मालूम है कि 2022 के बाद उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम कोशिश करेंगे एक बार दोबारा से। अगर हमारी लीडरशिप कहीं ना कहीं सरवाइव कर गई तो हम उसमें कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएंगे। हमें भी शायद कोई इज्जत उन क्षेत्रीय दलों से मिल जाए जो क्षेत्रीय दल आज मुझे हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो उस इज्जत के लिए 2022 की तैयारी करनी जरूरी है। और वो टंडन साहब की बात से पूरी तरह से एग्री। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस बिल्कुल इन चुनाव में अकेली थकेली पड़ गई है? वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वहां ना लेफ्ट आपको मिल पाया, ना ममता बनर्जी मिल पाई। ममता बनर्जी ने तो आज राहुल गांधी को बच्चा बोल दिया। बोले वो तो बच्चा है भाई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वो भी आपके साथ अभी नहीं खड़े हैं। जो दूसरे केसीआर आपको बिल्कुल अलग ही कर चुकी है, महागठबंधन बन नहीं पाया। बिहार की अगर बात करें तो वहां पर आपके महागठबंधन के अंदर झगड़े चल रहे हैं। आप अभी तक सीट का अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का ज्वाइन करना टल गया। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के अंदर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की इतनी कमी है कि वो अपने क्षेत्रीय दलों को नहीं संभाल पा रहे? देखिए, जो बहुत स्पष्ट था दीपक भाई, आप तो कांग्रेस को भी बड़ा क्लोजली देखते हैं, भारतीय राजनीति को भी क्लोजली देखते हैं, और अभी जितनी भी राजीव जी ने कटाक्ष किए हैं उसको भी आप देखते हैं। मैं राजीव जी की एक लाइन का जवाब दे देता हूं कि अगर राजीव जी हम लोग बिल्कुल इतने ही नाकारा हैं तो आप लोग और प्रधानमंत्री जी आखिर और अमित शाह जी की 24 में से 48 घंटे कांग्रेस को कोसने में क्यों जाते हैं?
12 मिनिस्टर राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? अमित शाह जी और क्या नाम नरेंद्र मोदी जी के सपनों में राहुल गांधी जी आकर क्यों डराते हैं? इस चीज को जरा सोचिएगा, मनन कीजिएगा। आप, हमें नहीं कोई दिक्कत है, हम तो अपना चुनाव लड़ेंगे, आप हमारे ऊपर चुनाव लड़िए, हम जनता का चुनाव लड़ेंगे, गरीबी पर चुनाव लड़ेंगे। अब मैं दीपक भाई आपकी बात का जवाब दे दूं बहुत आराम से। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे राज्यवार गठबंधन होने थे। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि देश समय काल परिस्थिति के अनुसार, राज्य की इकाई के योजना के अनुसार और राज्य की इकाई के इच्छा के अनुसार हम गठबंधन करेंगे। हमने गठबंधन महाराष्ट्र में किया, हमने गठबंधन बिहार में किया, हमने गठबंधन झारखंड में किया, हमने गठबंधन चंद्रबाबू जी से पहले लोकसभा में किया, राज्यसभा क्या नाम राज्य में अभी नहीं हुआ, हमने गठबंधन तमिलनाडु में कर लिया। सच्चाई यह है कि हम तक गठबंधन हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमने वहां पर कर लिया जम्मू कश्मीर में, हमें आवश्यकता नहीं है गठबंधन की राजस्थान में, हमें आवश्यकता मध्य प्रदेश में नहीं है, हमने आवश्यकता छत्तीसगढ़ में नहीं है, हमने गठबंधन उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की, लेकिन सपा और बसपा कतिपय कारणों से वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ममता जी से हमने कभी गठबंधन करने की बात नहीं की। और रही बात आसाम में, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरे देश में जहां हम अपना चुनाव लड़ सकते हैं हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और जहां हमें गठबंधन की आवश्यकता है वहां हम गठबंधन कर रहे हैं। इसको लेकर के इतनी ज्यादा मीमांसाएं क्यों? सच्चाई यह है कि 2014 में मीमांसाएं, आपने अपनी बात कही, हमसे जवाब मीमांसा इसलिए, और इसी सवाल को लेकर मैं जाऊंगा राजीव जेटली जी के पास भी कि मीमांसा इसलिए क्योंकि जब वेस्ट बंगाल के अंदर रैली होती है या फिर जेडीएस का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो सभी लोग एक विपक्ष की एकता दिखाते हुए जुटते हैं, लेकिन जब धरातल पर उसको करने की बात आती है तो सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े, ये संदेश और संकेत तो कहीं नहीं जा रहा है, यही जा रहा है कि पूरा विपक्ष पूरे देश में बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है। आपसे सहमत हूं। फिर से मैं आपको बताऊं, चुनाव लड़ना धरातल पर अलग और विपक्ष की एकता का संदेश देना अलग। जब हम चुनाव लड़ने के बाद बैठते हैं तो निश्चित तौर पर हम एकता की बात करेंगे, हम आप अपनी सीटें तो कम कर लेंगे ना, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी सरकार कैसे बनाएंगे जब हम गांधी जब आप आपस में लड़ लेंगे तो सीटें कैसे आएंगी? जब आप आपस में लड़के एक दूसरे के वोट काट लेंगे तो सीटें कहां से आएंगी? ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है, जो तीसरी चौथी में पढ़ता हो बच्चा, डेमोक्रेसी अंक गणित की थोड़ी सी समझ कोई बच्चा ही समझ सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी कोई बच्चा ही समझ सकता है कि बहुलतावादी लोकतंत्र में दो दलीय व्यवस्था नहीं है। ये कोई भी बच्चा समझ सकता है। आज जैसे ख्यातिलब्ध आदमी ने तो पूरी जिंदगी बिताई है बहुलतावादी लोकतंत्र में। सच्चाई यह है कि बहुलतावादी लोकतंत्र में चुनाव बहुल दलों में होते हैं, दो दलों में नहीं होते। हमारा यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारी संसदीय प्रणाली है। यहाँ प्रेसिडेंशियल प्रणाली की बात कहाँ की? और मैंने तो कहा नंबर कहाँ से लाएंगे? गोवलकर की विचारधारा। अच्छा मुझे ये बताइए नंबर कहाँ से लाएंगे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी? 272 कहाँ से लाएंगे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। मैं इस सवाल पर आता हूँ, जनता जनार्दन से लाएंगे। जी मैं इस सवाल पर आता हूँ, राजीव जेटली जी के पास चलता हूँ। जनता जनार्दन से लाएंगे और जनता जनार्दन में गठबंधन हो चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको मेरी शुभकामनाएं कि अगर जनता जनार्दन से आपका गठबंधन हो गया है। राजीव जेटली जी, इसी गठबंधन की बात आप भी कर रहे हैं कि जनता जनार्दन का आपसे गठबंधन हो चुका है। आप मुझे बताइए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बिल्कुल बम है, उनका आत्मविश्वास देख के मैं बहुत प्रफुल्लित हूं कि आपको एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है। आप सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के इस दावे और विश्वास पर क्या कहेंगे कि उनकी सरकार बनने वाली है 23 मई को? दीपक जी, आपने कभी देखा है वो जो कुछ लोग कंबल डाल लेते हैं अपने ऊपर, काले रंग का कंबल, अपना चेहरा नहीं नजर आता, हाथ में डंडे ले रखे होते हैं? आपने देखे होंगे ऐसे कुछ लोग, चोरी करने भी निकल जाते हैं कई बार। और जब वो कंबल अपने मुंह पर डाल रहे थे, हाथ में डंडे होते हैं, मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ, चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो आपस में डंडा घुमाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता किसको मार रहे हैं। अब इनके साथ भी कुछ ऐसी पोजीशन है, ऊपर से कंबल डाल रखा है, चेहरा दिखाना नहीं चाहते, मतलब नेतृत्व नहीं है, डंडा भी घुमाना चाहते हैं, लगता किसको किसी को मतलब नहीं है, तो आपस में एक दूसरे को डंडे मारे चले जा रहे हैं और बोल रहे हैं हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं।
हम बाद में एक ही तो कहते हैं उठाइए ना कंबल, दिखाइए चेहरा, कौन है, किससे लड़ रहे हैं। जब कंबल उतारते हैं तो पता चलता है ये कभी मायावती जी से लड़ रहे हैं, कभी पता चलता है ममता जी से लड़ रहे हैं, कभी पता चलता है कम्युनिस्ट से लड़ रहे हैं। तो अभी तो देश की जनता इस बात से लेकर बड़े दिलचस्प नजारा है, बड़ा मनोरंजन कर रही है कि ये लड़ रहे हैं और देश की जनता से नहीं लड़ रहे हैं, देश की जनता से संवाद नहीं कर रहे हैं। इन्हें यह भी नहीं पता हम करना क्या चाहते हैं। और मुझे लगता है वो प्रियंका गांधी जी थोड़ी मैच्योर हैं, वो समझती हैं कि ये आपस में एक दूसरे को मार के अपना ही चोट लगेगी, अपना ही खून निकलेगा। तो बेहतर यह कि 2022 के लिए इंतजार करें हम। उन्होंने जो बयान दिया घूम फिर के वहीं आता है कि 2022 तक कांग्रेस को अभी क्षेत्रीय दल भी नहीं पूछ रहे हैं और ये बिना मतलब में बेचारे बीच में डंडा घुमाए जा रहे हैं और 5 तरफ से डंडे इनके ऊपर बरस रहे हैं। तो आज ये तरफ बिल्कुल स्पष्ट नजारा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मजबूत नीतियां नेतृत्व के साथ ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं। दूसरी तरफ काले कंबल वाले बहुत सारे लोग जो आपस में झगड़ रहे हैं, वो किसका चुनाव करना है वो तो देश की जनता ने देखना है। अच्छा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मुझे माफ करिएगा, मैं डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं। एक पत्रकार के तौर पर मुझे सवाल पूछने का हक है और मैं प्रियंका जी के उस बयान का विश्लेषण करता हूं। मुझे ये बताइए कि अमेठी और रायबरेली ये कांग्रेस के लिए सदियों से वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आप कई दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करते हैं और अमेठी और रायबरेली जाते रहे होंगे, जाते रहे या नहीं रहे? जी जाता रहा हूं। अच्छा, आपने प्रियंका जी के इस बयान को भी देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर प्रियंका जी के इस बयान को भी देखा होगा। जी देखा है। और जो भी आदमी टिकट मांग रहा हो वो कम से कम इतना प्रतिष्ठित और इतना जानने वाला तो होगा कि आप जैसा वरिष्ठ प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता उसकी शक्ल को जानता हो, उसको पहचानता हो, उसके दावे को समझता हो। दुर्भाग्य से मैं क्या नाम उनके चेहरे को उतना नहीं जान रहा हूं, लेकिन वो मैंने आपने अभी कहा कि आपने वो फुटेज देखी है, क्या नाम था उनका मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो आपने कहा वो फुटेज देखी है, उनकी तस्वीर बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है सभी लोगों को। जी जी उनकी तस्वीर बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। शक्ल में नहीं पहचानता हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। अरे मैं तो आपसे सर देखिए एक बात सुनिए, आप डेविल्स एडवोकेट बनिए, कहना कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। वो अपनी जगह पे आप बनिए तो वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं नहीं जानता हूं तो ये मतलब मेरा दुर्भाग्य है। हाँ नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी जो इतने समझदार हैं, कांग्रेस पार्टी के देश की सबसे बड़ी ओल्ड पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं, वो 2019 की भी बात करते हैं, 2022 की भी बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता सिंबोलिज्म में, इसको समझने में, शायद कार्यकर्ताओं में, जनता में, मैं सिर्फ अमेठी और रायबरेली की बात नहीं कर रहा हूं, ये सज्जन को कांग्रेस का टिकट मिले, ये विधायक बने, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इनको दें टिकट, मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनको टिकट दें आप और विधायक बनाएं। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि प्रियंका जी को जो पूरे देश में लोग सुन रहे हैं, जो पूरे देश में लोग समझ रहे हैं, वो क्या समझेंगे? वो ये समझेंगे कि क्या 2019 के लिए उन्होंने हथियार डाल दिए? क्योंकि राजनीति में सिंबोलिज्म यानी प्रतीकात्मकतावाद और साथ ही साथ राजनीति के अंदर बयानों का महत्व, आज के सोशल मीडिया के जमाने में मैं कुछ भी दिखाऊं, कुछ भी इंटरप्रिटेशन करूं, रजत का वर्जन भी मैंने दिखाया, आपकी बात भी कर रहा हूं, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। ऐसे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? आपको प्रियंका जी के बयान को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि क्या ये कैडर के अंदर, जनता के अंदर किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा कार्यकर्ता सब जानता है, हमारी जनता जनार्दन सब जानती है इन बयानों से और सारी चीजों से। हाँ, आपकी मीमांसाओं को भी जानता है, रजत राकेश टंडन की भी सही मीमांसा को भी जानता है, और वो जो आपके राकेश पांडे मेरी मीमांसा गलत है रूम में, उनकी मीमांसाओं को भी मतलब आप ये कह रहे हैं रजत राकेश टंडन की सही है, मेरी गलत है? नहीं, आपकी मीमांसा अपनी जगह ठीक है। नहीं, मैं देखिए, रजत भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से, मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, अरविंद भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से, राकेश भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से, और हम खुल के एक न्यूज रूम में जो हकीकत है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। रजत जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बता रहे हैं, मैं जो परसेप्शन है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी
तो ये अंग्रेजों की नीति पर मत चलिए, डिवाइड एंड रूल वाली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। परसेप्शन अपनी जगह, नहीं, वो हमें फर्क डालना नहीं है। ईश्वर करे आप लोग पूरी तरीके से एक रहे और नेक रहे। नहीं, मैं भी चाहता हूं कि राजीव जी और आप भी एक रहें और नेक रहें, देश का भला हो। मैं आपसे अब अरे भाई नहीं, हम और राजीव जी मन में कोई वो नहीं है, मतभेद नहीं है, लेकिन मतभेद हमेशा हमारे रहेंगे, क्योंकि ये गोडसे और गोवलचर की भी विचारधारा के हैं और हम गांधी, लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा के हैं। अब थोड़ा सा मैं तथ्यात्मक बात कह दूं आपसे, आपने डेविल एडवोकेट्स बहुत हो गए आप, अब दो मिनट अब मेरी भी बात सुन लीजिए। राजीव भाई ने अभी बड़ी बड़ी बातें कह दी। राजीव भाई ने कह दिया कि कंबल ओढ़। अब ये गोडसे की विचारधारा और गोवलकर की विचारधारा के लोग हिंसा, लाठी, कंबल की बात करेंगे, इनके पास और कुछ नहीं है कहने के लिए। इनको ये भी याद नहीं रहता, अपना इतिहास नहीं याद रहता कि पिछले 1-1.25 साल में कौन सा चुनाव जीते हैं ये लोग। कोई चुनाव नहीं जीते। आप देखिए, गोवा भी हारे, कर्नाटक हारे, मध्य प्रदेश हारे, ये लोग हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे और बिहार भी हारे। लेकिन बिहार में इन्होंने किस तरीके से ठगी की, हरियाणा, महाराष्ट्र में क्या नाम नाम गिनाऊंगा तो हारे, मैं नाम गिनाऊंगा, सच बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि आप दूसरा इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं उसका। 1 साल की बात कीजिए दीपक भाई। नहीं दीपक भाई, 1 साल की बात कीजिए, आंध्रा भी हारे। आप देखिए, अगर इनको ये चीज, अरे 5 साल की भी बात कर लीजिए, 1 साल की क्यों कर रहे हैं? 5 साल की भी कर लीजिए। कितने हारे आप? कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, मुझे ये बताइए। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी अपने मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डालिए और मुझे ये बताइए, सिर्फ कांग्रेस की कहाँ सरकारें हैं? सिर्फ कांग्रेस की कहाँ सरकारें हैं? हाँ, मैं बताता हूँ ना। हाँ, हमारी पंजाब में सरकार है, हमारी पांडिचेरी में सरकार है, हमारी कर्नाटक में सरकार है, हमारी सिर्फ कांग्रेस की सरकार है। एक मिनट सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सिर्फ कांग्रेस की बताइए। फिर से एक मिनट जी। नहीं, सिर्फ कांग्रेस की सरकार आपको नहीं मालूम है? पांडिचेरी में भी है, पंजाब में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, पंजाब में भी है। अब देखिए, आप बड़े वकील हैं, आप बड़े पत्रकार हैं। मेरी बात, मैं बड़ा छोटा पत्रकार हूँ, मुझे क्यों बार बार आप लपेट रहे हैं? मैं बड़ा छोटा पत्रकार हूँ। अरे नहीं सर, आप बहुत बड़े नेता हैं। देख करके हम लोग बड़े हुए। मतलब आपने मुझे बुढ़ा बना दिया, रिटायर हो जाऊं? ना। और ये कमेंट मत लीजिएगा, ये अप्रिसिएशन है। आपने मुझे बुढ़ा बना दिया, बोला रिटायर हो जाओ दीपक जी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मुझे देख के बड़े हुए हैं। नहीं बुढ़ा, अरे आप तो कबर में आप बिल्कुल बुढ़े नहीं होंगे, चिंता मत कीजिए। अब आप दूसरी बात कीजिए। चुनाव के आखिरी वर्ष में जो लोग हारे और जो सारे उपचुनाव हारे, उनकी बात आप करिए। 5 साल की बात मत कीजिए। चढ़त राजा उतरत ग्रह, ये तो आपने कहावत सुनी होगी। आप पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी सारी परसेप्शन की लड़ाई हार गई, सारी चुनाव की लड़ाई हार गई, सारी उपचुनाव की लड़ाई हार गई। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर हारे, कैराना हारे, फूलपुर हारे, नूरपुर हारे। आप देखिए इन चीजों को। आज आपका अच्छा मूवमेंट सुरेंद्र करके भेजेंगे। आपकी अच्छी बात है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। प्रतिपक्ष की पार्टी बहुत अच्छी है। सुरेंद्र जी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 23 के लिए अभी से आप जैसे पॉलिटिकल विद्वान से हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस को कुल कितने सीटें मिलेंगी देश भर में। जब आपका इतना कैलकुलेशन है तो इन 5 राज्यों के बाद आप एक छोटा मोटा आकलन भी कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि कितनी सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं? जी सर, हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, नजूमी नहीं है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरीके से जुमलेबाज नहीं है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि हम लोग बड़ी संख्या में जीतने जा रहे हैं और गांधीवादी गोडसेवादी नहीं रहेंगे। गांधीवादी हमेशा जो है अम्बेडकरवादी और लोहियावादी विचारधारा के साथ मिलकर के, इन सब लोगों के साथ मिलकर के हम सरकार बनाएंगे। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। और ये भाजपा वाले प्रतिपक्ष में बहुत अच्छी बात करते हैं, क्या पे सिलेंडर लेके नाचते हैं
और ये लोग सीमा पर नाचते राजपूत जी, हैं, और ये लोग यूएन की भी बात करते हैं, पाकिस्तान के भी टुकड़े कर देते हैं, राजपूत जी सुनिए तो, चीन के भी टुकड़े कर देते हैं। सुनिए तो, प्रतिपक्ष में बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको इन्हीं की जगह बैठाएंगे। चलो बेस्ट ऑफ लक आपके प्रतिपक्ष में आने के लिए। लेकिन राजपूत जी आप बताइए 272 नरेंद्र मोदी जी को बहुमत का मार्क है, चिंता मत, बहुमत का मार्क आप खुद पाएंगे, कांग्रेस खुद पाएगी 272। मैंने आपसे कहा कि हम सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी भाजपा को प्रतिपक्ष में बैठाएंगे, और हम ये आंकड़ों में हम नहीं जा सकते, क्योंकि आंकड़े तो हम कहीं हो सकता है और ज्यादा ले जाएं। नहीं, आप खुद सरकार बनाएंगे सहयोगियों के साथ, सरकार हमारी आप खुद सरकार बनाएंगे सहयोगियों के साथ, प्रतिपक्ष में बैठाएंगे। आप खुद सरकार बनाएंगे सहयोगियों के साथ। हम सरकार कांग्रेस सहित सरकार कांग्रेस सहित गठबंधन की बनेगी। मतलब 272 कांग्रेस को अकेले नहीं मिल रहे हैं, आप हमारी कॉन्फिडेंट हैं बात को लेकर? पूरी सीटें आए, मतलब 272 कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब 272 कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर? नहीं, मैंने तो कहा ना, आप डेविल्स एडवोकेट हैं, तो आप मेरे मुंह से कुछ भी कहलवाइए, मैं थोड़ी कहलवा रहा हूं सर, आप खुद कह रहे हैं वाला। मतलब 272 आपको नहीं मिलेंगे, आप कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर, इसीलिए आप कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी। आप कांग्रेस को खुद के दम पर बहुमत नहीं मिल रहा है, 272 नहीं मिल रहे हैं। हमारा तो दावा है कि हम 272 से कहीं आगे जाएंगे। कितने आगे जाएंगे बताइए ना राजपूत जी, आपसे थोड़ी राजनीति समझ लेता हूं। में पड़ते ही नहीं। नहीं सर, अरे बाप रे बाप, नानी के सामने हम ननिहौरे का बखान करें? मुझे बताइए तो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके शब्दों का। मैंने कहा ना कि हम नजूमी नहीं है, हम इस तरीके की भाषा नहीं बोलना चाहते जो प्रधानमंत्री की तरीके से कहें कि 15 लाख रुपए देंगे और उसके बाद कहें जुमला था। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सहित पूरी भाजपा को प्रतिपक्ष में बैठाएंगे, ये हमारा दावा है, और इस दावे को लेकर के 23 मई को अच्छा ठीक है, राकेश आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपके प्रिय मित्र और भाजपा मुक्त भारत नहीं चाहते। दीपक जी, आपने सवाल किया था सुरेंद्र राजपूत जी से, मैं कहूंगा तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, फुट डालने की भी वो कोशिश पहले कर चुके हैं। आपने पूछा था कि कांग्रेस की अकेले सरकार कहां है, उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया था। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा याद रखते, मध्य प्रदेश में 114 सीट मिली है कांग्रेस को, सपा और बसपा के सहयोग से वहां पर सरकार चल रही है, निर्दलियों का भी समर्थन लेना पड़ा, 2-3 सीटें ही सही लेकिन कम है, ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखते। दो बात जो मुझे समझ में नहीं आती है, फिर मेरे जहन में जो सवाल उठते हैं, जो पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी 44 सीटें अगर उसे पिछले चुनाव में मिली, क्या इतनी कॉन्फिडेंट है वो कि अगले चुनाव में वो 272 के लिए भी फाइट कर रही है और 2022 के लिए भी फाइट कर रही है? अच्छा है भाई, 272 जीते, डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट होगी। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बने जो एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको मालूम है जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अरविंद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अरविंद मेरे पास आपको मालूम है कि 2009 में कितनी सीटें थी भाजपा की? कि सर आपको मालूम है 2014 से पहले कितनी सीटें थी भाजपा की? चलिए कोई बात नहीं, सुरेंद्र याद रखिए, फिर बात करेंगे। अभी चुनाव में बड़ा लंबा जनता जनार्दन है, राकेश पांडे जनार्दन नहीं है। आप न्यूज रूम में रहिए और जिस विचारधारा के पोषक हैं उसी विचारधारा पर रहिए। चलिए सुरेंद्र जी, राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रजत, अरविंद, राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर का विश्लेषण करने के लिए। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर प्रियंका गांधी का ये बयान क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि अगर 2019 नहीं और 2022 की बातें कर रही हैं, और 2019 और 2022 दोनों की बात कर रही हैं, तो कांग्रेस की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लेकिन प्रियंका ने अगर 2022 की तैयारी के लिए ही बोला है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बयानों का एक अपना महत्व होता है, और अगर एक टॉप लीडरशिप से ये बयान आए तो उसके एक अपने मायने होते हैं। हमारी इस खास पेशकश नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 50 फीट का मजाक, 1300 फीट